बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री FBIC बोर्ड एग्जाम्स प्रिपरेशन 2024। स्टूडेंट्स, हम 2015 का थर्ड पेपर कर रहे हैं और सेक्शन बी के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हम जो है वो डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट डेल्टा H इज इक्वल्स टू QP, यानी चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल्स टू हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस हो चुका है। 2013 के फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन नंबर 7 था। तो स्टूडेंट्स, जब हम क्वेश्चन नंबर 13 से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, 13 का फर्स्ट पेपर सेकंड, 14 का फर्स्ट पेपर सेकंड, तो आपने उसमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसे बस सिंपल सा नहीं करना, देख के आगे चले जाए। आपने उनको बहुत 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 अच्छे से करना है, क्योंकि आगे इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आगे रिपीट हो रहे हैं। तो हम जब देखेंगे कि जैसे ये हीट वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से आता होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। ये हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है और इसकी एंथैल्पी दी हुई है। फ्रॉम द अबव एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो ये देखें, ये हीट जो है एंथैल्पी चेंज नेगेटिव में है, तो मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और इसमें हम टेम्परेचर को चेंज करें या वॉल्यूम को चेंज करें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स ये देखें, क्वेश्चन आपके पास 2013 के सेकंड पेपर में, 2015 के फर्स्ट पेपर में दो जगह ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी, और 2015 के सेकंड पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये लीच-एटलियर्स का प्रिंसिपल का क्वेश्चन जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके फाइनल पेपर में भी लीच-एटलियर का क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, कोई भी रिएक्शन आपको दे दिया जाएगा, तो आपने उससे जो है उसमें जो भी फैक्टर है उसका इंक्रीज या डिक्रीज या चेंज इन दैट फैक्टर आपने एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास देखें, पहले आपने देखना है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब जो चेंज ऑफ टेम्परेचर है ना, तो उसमें आपने इंक्रीज डिक्रीज दोनों बताना होता है, या इंक्रीज बता के कह दें वाइस वर्सा, या डिक्रीज बता के आप कह दें वाइस वर्सा। लेकिन अगर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि ये जो गिवन रिएक्शन में इसमें हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, तो उसमें आपने पर्टिकुलरली उसी चेंज को ही एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम चेंज ऑफ टेम्परेचर को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। एज द गिवन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, सो हीट विल एक्ट एज अ प्रोडक्ट। तो आपने ऊपर भी इसको प्रोडक्ट में लिखकर बता दिया है कि ये एज अ प्रोडक्ट एक्ट करिए, और साथ आपने जो है उसकी लाइन में भी एक्सप्लेनेशन लिख रही है। अब अकॉर्डिंग टू लीच-एटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है, दस अकॉर्डिंग टू लीच-एटलियर्स प्रिंसिपल व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, ठीक है, जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है, देन यानी आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं मतलब आप प्रोडक्ट बढ़ा रहे हैं। ठीक है, देन द रिएक्शन विल शिफ्ट इन द रिवर्स डायरेक्शन इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब द एडेड हीट। कब तक ये होता रहेगा, रिवर्स में जाता रहेगा, अंटिल न्यू इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, और एट द एंड आपने लिख दिया वाइस वर्सा एंड वाइस वर्सा। अब वाइस वर्सा का क्या मतलब है कि अगर हम जैसे टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो रिवर्स रिएक्शन हो रहा है, तो अब टेम्परेचर को कम करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। ठीक है, तो आपने दोनों इफेक्ट बता दिए, पहले एक इफेक्ट को डिटेल से बता के एंड वाइस वर्सा लिख दिया। ठीक हो गया, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इसी का दूसरा इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो अब इसमें हम कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द लीच-एटलियर्स प्रिंसिपल इफ द प्रेशर इज डिक्रीज्ड ऑन एन इक्विलिब्रियम सिस्टम। ठीक है, यानी हमने इंक्रीज या डिक्रीज कुछ तो बताना है ना, तो यहाँ पर हम डिक्रीज का बता रहे हैं कि प्रेशर को अगर हम डिक्रीज करेंगे देन इट विल इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, तो ये अपना वॉल्यूम इंक्रीज करेगा एंड विल मूव in the direction having greater number of moles. ठीक है, then the reaction will move in the direction having greater number of moles and vice versa. लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स बराबर हैं, सो हम इसके लिए एक लाइन लिखेंगे, इन दिस रिएक्शन सिंस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल, सो द चेंज ऑफ प्रेशर, यानी चेंज ऑफ प्रेशर का मतलब है कि इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, हैज़ नो इफेक्ट ऑन दिस रिएक्शन। ठीक है, तो आपने इसको प्रॉपरली पहले एक्सप्लेन करना है कि प्रेशर का इफेक्ट होता क्या है, और फिर उसके बाद बताना है कि इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, डिफरेंशिएट बिटवीन हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस हमारे पास क्या है कि द रिएक्शन, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन से है ना, ठीक है, हाइड्रो मतलब वाटर, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। तो अब इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या है, द रिएक्शन ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस ऑफ सॉल्ट्स विद वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। ठीक है, व्हेन अ सॉल्ट
अब हम यहाँ पे कोई भी जनरल सॉर्ट ले लेते हैं MX, यानी कोई भी कैटाइन है, एनाइन है, जैसे Na और Cl होता है, तो यहाँ पर हमने जनरल ले लिया। व्हेन अ सॉल्ट MX इज डिजॉल्व इन वाटर इट स्प्लिट्स अप इनटू इट्स आइंस, यानी M प्लस एंड X माइनस आइंस। दीज आइंस में रिएक्ट विद द वाटर एंड गिव द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये जो आइंस होते हैं ये फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन शो कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिखा है दे मे शो, दे मे रिएक्ट विद द वाटर, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये करें, लेकिन अगर ये रिएक्शन शो करते हैं तो इट मीन्स कि हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें देख रहे हैं कि अगर कैटाइन जो है वो वाटर के साथ मिलता है तो ये पॉजिटिव है, ये इसके नेगेटिव के साथ मिलकर MOH बना देगा और H पॉजिटिव आइंस प्रोड्यूस हो जाएंगे। इसी तरीके से जो इसका एनाइन है वो वाटर के साथ मिलकर जो है वो वाटर के पॉजिटिव के साथ मिलेगा और नेगेटिव आइंस जो है वो हाइड्रोक्सिल आइंस रिलीज हो जाएंगे। इस तरह से जो है वो हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस होता है। अब हमने यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने हैं कि अब कौन से कैटाइंस रिएक्शन शो करते हैं और कौन से एनाइंस रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। अब जो वीक बेसिस होती हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैटाइंस ऑफ वीक बेसिस आर स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड्स, ठीक है। यानी वीक बेस अगर होगी तो उससे बनने वाला जो एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड होगा, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड्स होते हैं वो रिएक्शन शो करेंगे वाटर के साथ, ठीक है। एंड रिएक्ट विद द वाटर प्रोड्यूसिंग एसिडिक सोल्यूशन। कैसे एसिडिक सोल्यूशन बनाएंगे, क्योंकि देखिए अमोनियम आइन है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा और साथ हाइड्रोजन आइंस रिलीज हो जाएंगे, तो जो सोल्यूशन है वो एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। और एनाइंस, कौन कौन से एनाइंस जो हैं वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, एनाइंस ऑफ वीक एसिड्स, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर वीक एसिड है HCN और उसका बनने वाला एनाइन जो है वो साइनाइड आइन है, ठीक है। तो अब जब वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनेगी, ठीक है। अब आपको पता है ना जो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड और स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेसिस ही वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं। अगर ये वीक कॉन्जुगेट एसिड्स और वीक कॉन्जुगेट बेसिस होंगी तो वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं और वो हाइड्रोलिसिस शो नहीं करेंगी, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर जो कैटाइंस और एनाइंस की टाइप्स हैं कि जो रिएक्ट करती हैं वो बताई हैं। वीक बेसिस की जो एसिड्स हैं स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड्स वो रिएक्ट करेंगे और वीक एसिड्स के स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेसिस जो हैं वो रिएक्ट करेंगे विद वाटर एंड प्रोड्यूस करेंगे बेसिक सोल्यूशन। तो अब आपने एग्जांपल में ये जो साइनाइड आयन लिया था इसको जब रिएक्ट करवाएंगे तो ये इसके पॉजिटिव के साथ मिलेगा, HCN बनाएगा और OH मतलब बेसिक सोल्यूशन बना रहा है। तो ये दो पॉइंट्स बताना बहुत ज़रूरी हैं। फिर आपने देखें हाइड्रेशन बता दी, अब हाइड्रोलिसिस का आपने सिर्फ एक लाइन में बताना है कि इन हाइड्रेशन वाटर मॉलिक्यूल्स एड्स अप टू अ सब्सटेंस। ये सिंपल वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं विदाउट बॉन्ड ब्रेकेज, कोई बॉन्ड ब्रेकेज नहीं होती। जैसे कि NaCl है, NaCl को जब आप ऐड करते हैं वाटर में तो वो हाइड्रेशन शो करता है, हाइड्रोलिसिस नहीं शो करता। अब क्यों हाइड्रेशन शो करता है, क्योंकि जो इसका कैटाइन है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का कैटाइन, ये स्ट्रॉन्ग बेस से आया हुआ है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जब ये स्ट्रॉन्ग बेस से आया है तो ये खुद क्या बन गया, वीक कॉन्जुगेट एसिड। वीक कॉन्जुगेट एसिड्स तो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, वो सिंपल क्या होगा कि सोडियम जो है आइंस की फॉर्म में होगा और वाटर ने उसको सराउंड किया होगा इस तरीके से, ठीक है, सराउंड किया होगा, कोई रिएक्शन वगैरह शो नहीं करे, कोई वाटर के जो बॉन्ड है उसकी ब्रेकेज नहीं हो रही। इसी तरह जो क्लोराइड आयन है उसको भी वाटर के मॉलिक्यूल्स ने सराउंड किया होगा। तो ये सारा का सारा हमारा क्वेश्चन था, डिफरेंशिएट बिटवीन हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन व्हेन, ये मोलैरिटी है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आपने ध्यान से देखना है कि आपके पास मोलैलिटी पूछी है या मोलैरिटी। मोलैरिटी ऑफ द ग्लूकोज सोल्यूशन व्हेन 25 ग्राम्स ऑफ इट आर डिसॉल्व्ड इन 150 cm³ ऑफ द सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इजी है, इसमें सिंपल आपने जो है वो मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाना था और मोलैरिटी के फॉर्मूले में आपको पता है कि आपके पास क्या होता है, यानी पहले हमने ये डाटा लिख लिया, आपको क्या क्या गिवन है, ग्लूकोज का मास गिवन है, उसका मोलर मास और उसके आपने मोल्स फाइंड आउट कर लिए और वॉल्यूम को जो है वो DM³ में लगाना है, क्योंकि मोलैरिटी में CM³ में हम वॉल्यूम पुट नहीं करते, हम DM³ लगाते हैं, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन DM³, ठीक है। तो मोलैरिटी आ गई हमारे पास मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन DM³, तो हमने पुट किया तो हमारे पास 0.93 आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स ये मैंने अलग से मोल्स फाइंड आउट करके और मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दिया। तो आप सिंपल इस तरह भी कर सकते थे कि मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 1/वॉल्यूम इन DM³।
ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते थे, दोनों तरीके से आपका आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन दैट एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज एसिडिक वेयर एज द एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक इन नेचर। अब कोई भी सॉल्ट है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, तो ये मैंने आपको डिटेल से जो है वो समझा दिया है 2013 के फर्स्ट पेपर में ही, ठीक है। फर्स्ट पेपर में हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है कि कोई भी सॉल्ट एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल कैसे हो सकता है। इस ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, आपको यानी दे दिया जाएगा, इस तरह से ऑब्जेक्टिव दे दिया जाएगा, दिस सॉल्ट इज न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल। आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको पता होगा कि कौन सा न्यूट्रल है, तो फिर उसको ही आपने करेक्ट ऑप्शन में लिखना है, ठीक है। तो आपको चेक करना आना चाहिए। तो ये जो अमोनियम क्लोराइड वाला था ये एज इट इज़ जो है 2013 के फर्स्ट पेपर में भी पूछा हुआ है। तो सोडियम कार्बोनेट का जो केस है वो हम यहाँ पर भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि हम किसी भी सॉल्ट को किस तरह से करते हैं। जैसे कि अब आपने लिखना है इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब आपने सोडियम आइंस को अलग एक्सप्लेन करना है और कार्बोनेट आइंस को अलग एक्सप्लेन करना है। अब आपने बताना है कि सोडियम आइंस जो है वो हाइड्रोलिसिस शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और कार्बोनेट आइंस शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब आपने लिखना है सोडियम आइन डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस। अब आपने ब्रैकेट में लिखना भी है कि किस बेस से सोडियम आइंस आए होंगे, ठीक है। डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस, सो इट इज़ अ वीक कॉन्जुगेट एसिड। जो चीज़ स्ट्रॉन्ग बेस से डिराइव हुई है तो वो ऑटोमेटिकली हमें पता है वो वीक कॉन्जुगेट एसिड है, एंड डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर। इस वजह से वो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। सोडियम आइन इज डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस, सो इट इज़ अ वीक कॉन्जुगेट एसिड एंड डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कार्बोनेट आइन। तो कार्बोनेट आइन क्या कर रहा है भाई, कार्बोनेट आइन आया कहाँ से है? कार्बोनेट आइन इज डिराइव्ड फ्रॉम वीक एसिड, और वीक एसिड आपको पता होना चाहिए कौन सा वीक है, कार्बोनिक एसिड। सो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, एंड रिएक्ट विद द वाटर। अब आप इसका वाटर के साथ रिएक्शन शो कर दें। ये कार्बोनेट आइन है और ये 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, और ये इसके नेगेटिव आइंस इस वाटर के पॉजिटिव आइंस के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना देंगे, ठीक है। और साथ आपके पास हाइड्रोक्सिल आइंस जो हैं वो रिलीज हो जाएंगे। तो अब सिस्टम में जब हाइड्रोक्सिल आइंस पड़े हुए हैं तो सिस्टम जो है वो बेसिक इन नेचर है, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे सो एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक। आप साथ रीजन भी लिख लें, ड्यू टू हाइड्रोक्सिल आइंस विद pH ग्रेटर देन 7। अब ये देखें ग्रेटर देन का साइन डाला हुआ है कि pH जो है इस सोल्यूशन की ग्रेटर देन 7 होगी, ठीक है। बेसिक सोल्यूशन की ग्रेटर देन 7 होती है, एसिडिक सोल्यूशन की लेस देन 7 होती है, और न्यूट्रल की इक्वल्स टू 7 होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16, द वेपर प्रेशर ऑफ द बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 630 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अब ये सिंपल सा है, आपके पास डाटा दिया हुआ है तो आप इसको पुट करते जाएंगे। यानी ये सॉल्वेंट है आपके पास, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 630 है, ठीक है। अब आपने जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड किया 20 ग्राम, तो अब आपने और ये जो आपके पास बेंजीन था, बेंजीन का वेट भी बताया हुआ कि वो 40 ग्राम था, ठीक है। तो 20 ग्राम आपने सोल्यूट 40 ग्राम ऑफ उसमें डाला बेंजीन में। द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज 600 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो ये चीज़ तो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि अगर हम प्योर बेंजीन का अगर 630 वेपर प्रेशर है और उसमें हमने अगर सॉल्यूट ऐड कर दिया है 20 ग्राम, तो उसका वेपर प्रेशर जो है वो 630 से 600 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी मतलब हो गया है, यानी 30 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी उसका डिक्रीज हो गया है वेपर प्रेशर। तो अब हमने क्या करना है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस। जो हमने सॉलिड ऐड किया है, अननोन सॉल्यूट ऐड किया है, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका हम सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जो हमारे पास बेंजीन है, तो उसको हम प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो P0 होता है 630। मास ऑफ द सॉल्वेंट आपको दिया हुआ है 40 ग्राम, मास ऑफ द सॉल्यूट दिया हुआ है 20 ग्राम। वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन का है, जो सॉल्यूट डालने के बाद हो गया, कम हो गया 600 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। और बेंजीन का आपको मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 78 ग्राम्स पर मोल, यानी M1 दिया हुआ है, M2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो देख लें, वो कैलकुलेट कर लें। 630 में से 600 माइनस करेंगे तो 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी आ जाएगा। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला लिख लें, ठीक है। तो ये आपने फॉर्मूला गलत नहीं पुट करना, ये आपने सही तरह अच्छे से इसका फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। W2 M1 P0 डिवाइड बाई W1,
और डेल्टा पी, ठीक है। तो अब इसमें सारी की सारी वैल्यूज़ पुट कर दी और हमारे पास आंसर आ गया 819 ग्राम्स पर मोल। जो भी सॉल्यूट ऐड किया है उसका मोलिकुलर मास ये है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17, हाउ डू सरफेस एरिया एंड लाइट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। ये भी केपीके का क्वेश्चन है कि जिसमें आपको यानी लाइट से किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट करता है वो एक्सप्लेन किया। नेशनल बुक फाउंडेशन में लाइट को एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। तो जो सरफेस एरिया वाला है वो हम 2015 के सेकंड जो पेपर है उसमें डिटेल से हमने फैक्टर्स पढ़े थे अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, उसमें हमने सरफेस एरिया वाला डिटेल से पढ़ लिया था, वो आपको आता है। तो लाइट का यहाँ पर आप देख लें, सिंपल है, लाइट का भी इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी है, क्योंकि आपको पता है लाइट है, लाइट से हीट मिलती है, हीट से जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी और रिएक्शन फास्ट होगा। सिंपल आपको कॉन्सेप्ट तो है। लिखना कैसे है वो देखें। रिएक्शंस विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइट आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शंस। जैसे फोटोसिंथेसिस का है, आपको पता है, जैसे आपने बायो में पढ़ा हुआ है। फोटोसिंथेसिस एंड फोटोग्राफी बोथ इन्वॉल्व लाइट सेंसिटिव रिएक्शंस, ठीक है। अब हम फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन कर लेते हैं। द लीव्स ऑफ द प्लांट कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. This can absorb sunlight and use this energy to transform carbon dioxide and water into oxygen and glucose. So photosynthesis is very useful for both plants and other living organisms. Without light, such an important reaction could not take place and it would have made life impossible. तो देखिए अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाए तो किस तरह से लाइफ जो है वो स्टॉप हो सकती है, क्योंकि जो एनिमल्स और ह्यूमंस हैं वो भी जो है वो प्लांट्स की लाइफ पे डिपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि बेसिकली लाइट से क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे जो रिएक्शंस हैं वो लाइट डिपेंडेंट है, उनसे उनको एनर्जी मिलती है और उनका रिएक्शन जो है वो परफॉर्म होता है। अदर एग्जांपल्स के हैं डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, रिएक्शंस बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन। तो ये सारे के सारे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लाइट से रिएक्शंस जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19, गिव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आयरन 26, सीजियम 55 एंड कैडमियम 48। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वैसे नॉर्मली भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी आ सकती है क्वेश्चन में, लेकिन अगर आपको आइंस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता दी जाए कि लिखें, जैसे Fe+2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, Fe+3 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, तो वो भी आपको आनी चाहिए, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी करूँगी। तो अब ये जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए एक हिंट बताई थी आपको, एक अलग से वीडियो अपलोड की हुई है यूट्यूब चैनल पे आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चन में, तो आप इसको वहाँ से डिटेल में से भी देख सकते हैं। जैसे कि आप अगर इस चीज़ को, इस लाइन को याद रख लें, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, यानी जो जो भी आपने लफ्ज़ बोलना है उसको 2 टाइम्स बोलना है, ठीक है। जैसे ये स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल, ठीक है। ये आपने लिख लिया है। अब आपने इसको ना नंबरिंग करनी है। जैसे एस है ना, ये 1S हो गया, ये 2S हो गया, ये 3S हो गया, ये 4S, ये 5S, ये 6S, ये 7S और ये 8S, ठीक है। एस के लिए आप 1 से स्टार्ट करेंगे, पी को जो है वो आप 2 से स्टार्ट करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, और डी को जो आप जो है वो 3 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 3, 4, 5 एंड 6, और पी को जो है वो आप 4 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यानी फर्स्ट पी आपके पास यहाँ पर आ रहा है 4, 5। तो जब आप इसको नंबरिंग कर सकते हैं तो फिर आपको इलेक्ट्रॉन्स फिल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हमने जैसे ये आयरन है, आयरन में हमने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, ठीक है, 26, ठीक है। अब हम यहाँ पर ही कर लेते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फिल होंगे, 2, 2, 6, यानी 10, 11, 12, और इसमें 6 डालेंगे 18 और 20 और इसमें 6, यानी यहाँ तक होगा, ठीक है। तो आप इसको 1s2 इसको हम अलग से लिख लेते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, ठीक है। ये आपको मैंने नंबर्स पहले ही लगाना सिखा दिए थे कि इसका नंबर 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा और इसका 4 होगा, ठीक है। पी का इसका 2 होगा और इसका 3 होगा और इसका 3 होगा, इस तरीके से,
ठीक है। तो हमने जहाँ पे 26 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हुए हमने इसको वहाँ पर छोड़ देना है। फिर इसी तरह सीजियम के 55 इलेक्ट्रॉन्स आपने पूरे करने हैं, यहाँ से 2 2 6 2 6 2 10 इस तरह करते करते आपने पूरा करना है। तो ये देखें हमारे पास ये आयरन का, ये सीजियम का और ये कैडमियम का हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरी की पूरी लिख ली है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करें आप कि ये तो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आयरन Fe+2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, तो अब आप कैसे करेंगे? आपको सॉरी Fe+2 की लिखें पहले, ठीक है। तो 2 की लिखें तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स कम करने पड़ेंगे, ठीक है। यानी आपको 26 नहीं आप पूरे करने हैं, 24 करने हैं। तो आपने यूँ नहीं करना कि आप यूँ डाली जा रहे हैं तो डी में आपने 4 डाल दिए, 2 कम कर दिए। डी वाले जब ऑर्बिटल्स आ जाएंगे ना, ठीक है, यानी ये लास्ट वैलेंस शेल है, ठीक है। लास्ट वैलेंस शेल में से आपने इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं ना, तो इसमें ये लास्ट वैलेंस शेल है, एस से स्टार्ट होता है, एस से लास्ट शेल स्टार्ट होता है, और इसमें यहाँ से ये लास्ट शेल होगा, ठीक है। लास्ट शेल में से जब इलेक्ट्रॉन्स माइनस करने होते हैं तो अगर तो उसमें डी भी है तो पहले आपने एस में से निकालने हैं, फिर डी में से निकालने हैं, और अगर खाली एस ही है तो फिर एस में से निकालने हैं, और अगर एस और पी है तो उसमें पी में से ही निकालने हैं। पहले पी में से निकालें फिर एस में निकालें, जो सबसे एंड पर है उसमें पहले निकालते हैं। लेकिन डी वाले में ऐसे होता है कि डी में पहले एस में से निकलता है, ठीक है, और फिर जो है वो डी में से निकलेगा। जैसे अगर मैं Fe+2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूंगी तो मैंने क्या करना है, 4s2 नहीं लिखेंगे बीच में, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 लिखेंगे, ठीक है। और अगर मैं लिखूंगी Fe+3 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूंगी, ठीक है, ये रूल है, ठीक है, ये रूल है। और Fe+3 की इसका मतलब है मुझे 3 इलेक्ट्रॉन्स कम करने हैं, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकालूंगी और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालूंगी। तो अब ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई है Fe+3 की, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी। जैसे सीजियम की जो है वो +1 ही हो सकती है, क्योंकि इसके लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसने इसी में से माइनस करना है। तो सीजियम +1 की जो है वो आप यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, ठीक है। तो ये सारा का सारा इस तरीके से था। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम जो है वो 2015 के थर्ड पेपर का सेक्शन बी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप उसको पूछ भी सकते हैं। मेनली जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं तो स्टार्ट के पेपर्स आपने बहुत बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, ताकि आपको एज इट इज़ जब क्वेश्चन उठा के फाइनल एग्जाम्स में आ जाएगा तो आपके उसमें फुल मार्क्स होने चाहिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।